हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त डिबेट विद फ़खर। और आज की डिबेट में बात करेंगे जो सिचुएशन चल रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कि कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही। हुकूमत जो है वो इमरान खान पे मुद्दा डालती है। इमरान खान कहते हैं कि मैंने तो सब कुछ अच्छा किया था, आप लोगों ने 1 साल के अंदर इसको ख़राब कर दिया। वाकई ऐसा है या कुछ और है? और खान साहब ने एक और भी गिला किया है कि जनरल साहब जो हमारे यानी अभी के जो जनरल साहब आसिम मुनीर साहब हैं, वो क्या मुझे अपना दुश्मन समझते हैं कि मुझसे बात नहीं करते और मुझसे मिलते नहीं हैं। तो पॉलिटिकल लोगों से उनका मिलना-जुलना वो अपनी तौहीन समझते हैं, लेकिन चीफ साहब से वो मिलना चाहते हैं। क्यों मिलना चाहते हैं? इन दोनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और हम अपनी गलतियों का ज़िम्मेदार दूसरों को क्यों ठहराते हैं? कभी अमेरिका, कभी IMF, कभी रशिया, कभी चाइना और कभी हिंदुस्तान। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे और बात करने के लिए मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट मुनीर अहमद साहब। मुनीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। बहुत शुक्रिया फ़खर आपका एक बार मुनीर फिर। साहब, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि सर की तबीयत भी कुछ दिन पहले काफ़ी अपसेट थी लेकिन अब कुछ बेहतरी आई है। फिर हाँ, भी हाँ। मुनीर साहब, आपको गट वेल सून भी कहेंगे और शुरू से करेंगे कि जो इकोनॉमी के हालात है, डॉलर 300 प्लस में इस वक्त मार्केट में चल रहा है, ओपन मार्केट में 320 325। और आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो उन्होंने कहा यार सब ठीक हो जाएगा या सब ठीक है। तो वाक़ई ऐसा है? हम शायद हमें समझ नहीं आती। आप जर्नलिस्ट हैं, मैं भी हूँ, इस्लामाबाद में रहते हैं, देखते भी हैं, या फिर सरदार साहब वैसे ही दिलजोई करने के लिए ये बातें कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि मेरी तबीयत वैसी है जैसे पाकिस्तान की मईशत है और एक लिहाज से मेरी तबीयत पाकिस्तान की मईशत से बेहतर है, क्योंकि ये ख़राब होने के बाद रिकवर कर जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब पिछले कोई 2-3 दिन से रिकवर कर रहा हूँ। गुड। लेकिन आवाज़ से अभी आपको लग रहा होगा। जी, बिल्कुल। लेकिन हमारी मईशत की जो आवाज़ है, उससे नहीं लग रहा कि वो रिकवर करने वाली है जी। या रिकवर कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ IMF के साथ मामलात जो हैं वो अभी तक स्टाफ लेवल की मीटिंग्स पे नहीं गए हैं। तो शायद उसकी भी एक वजह है कि पहले जब बातें हो रही थी, उनके आपस में मुज़ाकरात हो रहे थे, तो पाकिस्तान में डॉलर की सूरत हाल कुछ बेहतरी की तरफ थी और अब जब फिर काफ़ी सारे खदशात पाए जा रहे हैं स्टाफ लेवल मीटिंग्स के हवाले से और टर्म्स एंड कंडीशंस के हवाले से, तो डॉलर ने एक बार फिर फ्लाइट ली है और इस दफ़ा बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। तो अब ये डॉलर की सूरत हाल जैसे फ्लक्चुएट करती रहेगी, जितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उतनी ही हमारे यहाँ माशी अनसर्टेनिटी है। जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, ज़ाहिर है कि उसका अपना एक शाखसाना वो हम सबको बर्दाश्त करना है राइट। और समझ में नहीं आ रही कि हुकूमत पाकिस्तान जो है, जिन्होंने बहुत बुलंद बांग दावे किए थे PDM की हुकूमत ने, बिल्कुल। वो 1 साल गुज़रने के बाद भी अभी तक इसको सँभाल नहीं पा रही है। और ज़ाहिर है कि जब वो ये कहते हैं कि ये 2018 से या उससे पहले से जो भी सूरत-हाल हुई है, ये उसका शाखसाना है, तो वो इसमें गलत भी नहीं कहते हैं। जब उनको मालूम था कि इस वक़्त सूरत-हाल पाकिस्तान की जो मईशत की सूरत-हाल है, वो बहुत बुरी है, तो उनको नो ट्रस्ट मूव नेशनल असेंबली के अंदर लेकर नहीं आनी चाहिए थी और हुकूमत जी। को लेना नहीं चाहिए था, एक बात। जी। हालाँकि इसके बारे में कहा ये जा रहा है कि ये तो ख़ैर जितने दिलचस्पी रख रहे थे हुकूमत लेने में वो तो था ही, लेकिन कुछ लोग इनको हुकूमत देने के दरपे भी थे। वो कहते हैं ना कि जिस तरह फ़ख़्र हम कहते हैं ना वो मेरे कत्ल के दरपे है, तो कोई इनको हुकूमत देने के दरपे था। वो कहता था जान छुड़ाओ इमरान खान और PTI और इनके सारे जो भी सूरत हाल है, कम से कम ये उससे तो कम बुरे होंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि जब इतनी बहुत ज्यादा बुरी सूरत हाल के अंदर से निकलना और IMF के साथ मुज़ाकरात की सतह पर जाना और कुछ दोस्तों का दोबारा ताउन पर आमादा होना, ये इतनी सी जो डेवलपमेंट है वो तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है।
अगर आप और मैं ये चाहें कि एकदम सूरत-ए-हाल बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगी, एकदम जो है वो डॉलर कोई 100 से ₹100 से नीचे चला जाएगा और अब दोबारा से जो ₹70 में या 65 में ₹65 में आपको लीटर पेट्रोल का मिलना शुरू हो जाएगा, तो ये एक सूरत-ए-हाल नहीं होनी। आपको ₹600 किलो ही दाल-माश लेकर खानी है अभी। और लेकिन ज़्यादा जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल ख़राब है, वो आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात के हवाले से है। जब तक वो सूरत-ए-हाल ठीक नहीं होती, ये सूरत-ए-हाल ऐसी ही चलती रहेगी और इसहाक डार साहब जो हैं, वो आकर बताते रहेंगे कि हम पीटीआई का किया हुआ भुगत रहे हाँ। हैं। तो ये ऐसे मामला तब तक चलते रहेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ है कि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा में हो, सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, पंजाब में भी कोई इतनी बेहतर नहीं है। बिजली नहीं आ रही। हाँ। इस वक़्त 2 दिनों से जो रोड टुवर्ड्स द तोरखम जाती है, जिसको अफ़गान शाहराह कहते हैं, हुँ, पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान शाहराह कहते हैं जिसको, वो 2 दिन से बंद है क्योंकि वहाँ उन लोगों के पास 24 घंटे में से सिर्फ़ 2 घंटे लाइट आ रही है, बाकी हुँ, नहीं आ रही। इसी तरह की सिचुएशन बलूचिस्तान के दोस्तों से बात होती है और तकरीबन ये शायद पंजाब में भी इसी तरह की सूरत-ए-हाल होती होगी, हुँ, सिंध के भी दूर पार इलाकों में, इवन कराची सिटी में घंटे के लिए अगर बिजली आती है तो 2 घंटे के लिए बंद हो रही है। गैस नहीं आ रही, सर्दियाँ खत्म हो गई, अब मौसम चेंज हो रहा है लेकिन अब पूरी रात भी गैस नहीं होती और दिन के टाइम भी नहीं होती। सर क्या आप करेंगे? क्योंकि लोग वहाँ पे ग्रिड स्टेशन के दरवाजे तोड़कर उसके अंदर घुसे हैं। हाँ। खैबर एजेंसी के जो लोग हैं, ज़िला खैबर के। इसी तरीके से लाज़मी बात है, वो कहते हैं ना, तंग आमद बजंग आमद। तो क्या हम इसी तरह करते रहेंगे कि यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठ के घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे और फिर बैठ जाएँगे कि चलो जी अब इस प्रेस नहीं, नहीं, कॉन्फ्रेंस इस के तरह से हालात बताओ? फ़ख़्र ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। अब तो वो जो पीडीएम वेलकम किनारे मार रहे थे, वो भी इस वक़्त हाँ, काफ़ी बुरी सूरत-ए-हाल से गुज़र रहे हैं और वो भी समझ रहे हैं कि ये डिसीज़न भी गलत हो चुका है। जी। और ये डिसीजन भी गलत होना ही था क्योंकि जितने पहले डिसीजन गलत हो चुके थे, उनका शाखसाना सँभालना किसी भी तरह से मुमकिन नहीं था और ये बहुत वक़्त तक आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। अगर आप ये चाहेंगे कि नए इंतखाबात हो जाएँगे और दूध और शहद की नहर बहना शुरू हो जाएँगी, नहीं होगा। जो आपने एलएनजी नहीं खरीदी हुई है और जो आपने बिजली के घर चलाने थे, वो ज़ाहिर है नहीं चल पा रहे हैं, आपकी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही बिजली की, तो ज़ाहिर है कि वो भी आपको सूरत-ए-हाल बर्दाश्त करना पड़ेगी। सुई गैस तो ठीक है, वहाँ से निकल रही है, लेकिन वो प्रोसेस होकर आप तक पहुँचती है। अगर उसका प्रोसेस वो नहीं हो पाएगी, तो आप तक नहीं पहुँच पाएगी। उसके लिए भी आपको बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं सारे ऑपरेशंस को चलाने के लिए। तो जी, जब ऐसी सूरत-ए-हाल मौजूद है, फिर आपकी इंडस्ट्री जो है, अगर आप उसको गैस देना बंद करते हैं, तो आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, जो एक प्रोडक्टिविटी इस वक़्त अ, कुछ ना कुछ है, वो भी खत्म हो जाएगी। आपको मालूम है कि सर्दियों के अंदर किस तरह से इंडस्ट्री को इग्नोर किया गया है और उनसे बिजली और गैस लेकर आवाम को फ़राहम की गई है। अब ज़ाहिर है सॉरी जी, जी। वही मैंने बताया था ना कि हमारी मईशत और मेरा कोई गला एक मसला ही नहीं तरह सर। नहीं, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, नो कंसर्न। तो बिल्कुल। अब वो जो सूरत-ए-हाल है ना, फ़ख़्र अब उसको समझने की ज़रूरत है। अब इन्होंने एलएनजी नहीं खरीदी। बिल्कुल। अब अगर पीटीआई की हुकूमत ने एलएनजी नहीं खरीदी, तो वो कहाँ से जहाँ पे उसने एलएनजी ने लगना था, अब वो है ही नहीं, तो लगेगी कैसे? हाँ, अब ये सारी सूरत-ए-हाल भी तो आपको देखना पड़ेगी ना। आप कहते हैं जी बिजली नहीं आ रही, फलाँ नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा। बहुत सारी सूरत-ए-हाल है, आपकी इंडस्ट्री भी नहीं चल रही। बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ पे एलएनजी चाहिए होती है, चीज़ें होती हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रही हैं। और जहाँ पर आपको एलएनजी को प्रोसेस करके आपने उसमें भर के आपने सिलेंडर्स में भर के पहुँचाना बिल्कुल। होता है, वहाँ पे भी नहीं जा रही है ना। जी, तो अब जब आपके पास सोर्स फ्यूल नहीं है, तो आपका जो एक
आम लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाला फ्यूल है वो कहाँ से आएगा? एक वो तो ये सूरत-ए-हाल और ये मेरा ख़्याल है कि इसमें अब बारहा इस बात के ऊपर तवज्जो दी गई है दिलाई गई है कि जो ईरान से ऑयल जो है वो स्मगल होता है, अगर आप उसका कोई प्रॉपर तरीका इख्तियार कर लें तो बहुत सारा ऑयल जो है, आपको बहुत कम कीमत पर मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा हम ये समझ रहे थे कि फरवरी के आखिर तक जो एमओयूज़ रशिया के साथ साइन हुए हैं, जो एग्रीकल्चर के हवाले से हैं या क्रॉप्स के हवाले से हैं या ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर ऑयल खरीदने के हवाले से हैं, वो कुछ मैच्योर हो जाएँगे। वो भी अभी तक हमें कोई एग्रीमेंट्स में ढलते हुए नज़र नहीं आए हैं। जी। जब ऐसी सूरत-ए-हाल है, जब चीज़ें लिंगर ऑन करेंगी फ़खर, तो वो एक होता है ना जो फायर फाइटिंग वाली सूरत-ए-हाल होती है या जंगी अ ब ब आप बुनियादों क्या पर कोई कहते हैं, चीज़ करते हैं। बुनियादों पर कुछ सूरत-ए-हाल आप उसको लेके चल रहे होते हैं, वो चीज़ तो हमें नज़र नहीं आ रही। हम कहीं हुँ, पर भी ठीक है, हमने कब इनकार किया कि जी, पीटीआई की हुकूमत गलत इक़दामात कर गई। उसने एलएनजी नहीं खरीदी, उसने बिल्कुल। दोस्तों के साथ ताल्लुकात खराब कर दिए, उसने अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब कर दिए, उसने आईएमएफ के ओ भाई आप 1 साल से आए हुए हो, आप तो जो कदम आपने को जल्दी उठाने चाहिए, आप उसमें बिल्कुल, क्यों देर करते जा रहे हो? एग्ज़ैक्टली, आपको आईएमएफ के साथ मज़ाकरात आपको पता है कि उन्होंने डंडे मार-मार कर आपको गाजरें खिलानी हैं। बिल्कुल। तो जब आपको पता है कि आपने डंडे खाने हैं और गाजरें भी खानी है और आपके साथ 100 जो जूते और सूरत-ए-हाल 100 होनी है, प्याज़। 100 जूते, 100 प्याज तो भई जल्दी खा के काम मुकाओ। आप देखो ना कितना डिले किया गया है, जब पता है कि आईएमएफ की शराइत के ऊपर ही सारा कुछ चलना है पाकिस्तान ने, तो फिर उसको डिले नहीं होना चाहिए था। अब इतना डिले हुआ, जब आपको पता है कि अमेरिका ने भी इसके ऊपर तो अब तो नोट दी हुई है ना, कि भई हाँ, आप मर रहे हो, आपको पानी चाहिए, ऑयल चाहिए। उन्होंने कहा जाओ मरो, जाके आप रशिया से भी ऑयल ले लो, हमें इस पे एतराज़ नहीं है। बिल्कुल। तो फिर आप किस बात का डिले कर रहे हैं? 4 महीने तो हो गए अमेरिका ने आपको कहा और ये हुआ तो कि अच्छा यार नाअहली ही है ना, ये तो मिसमैनेजमेंट ही मैं न इसको कहूँगा और क्या होगा? मिसमैनेजमेंट है, इनएफिशिएंसी है। बिल्कुल, आई डोंट नो आप जितने बुरे नेगेटिव लफ्ज़ नेगेटिव वर्ड्स इसके लिए यूज़ जी, करना चाहते हैं, आप कर लें। जी, इसमें कतई कोई बुरी बात नहीं है बुरे को बुरा कहना। अगर हम बिल्कुल, पिछली हुकूमत को बुरा कहते रहे हैं, तो हमें इस हुकूमत को भी और इसके गलत इक़दामात को बुरा कहते हुए भी हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, इनको रैपिड स्टेप्स लेने चाहिए थे, रैपिड मेजर्स लेने चाहिए थे, वो नहीं लिए हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने अनडू करके रीडू करने की कोशिश की है। तो बिल्कुल। ज़ाहिर है कि इट टेक्स टाइम। तो बहरहाल अब भुगतना तो अवाम ने है, इनको तो कोई मसला नहीं है ना। एग्ज़ैक्टली सर, मसला यही है कि सारी चीज़ें मतलब जिसे कहते हैं कि वो पत्थर आता है हमारे सर के ऊपर, मेरे और आपके। यानी 2 दिन पहले मैं मार्केट गया हूँ, जो ऑयल और खाने वाला तेल और घी ₹2700 में मुझे जिस ब्रांड का मिल रहा था, जो सबसे अच्छी कंपनी है पाकिस्तान की, उसका इस वक़्त वो 3300 में है, 3300 में, यानी 500 से ₹600 उस फर हुँ, 5 लीटर एंड 5 केजी जो है उसमें इज़ाफ़ा हुआ है। अब सर ये मेरा इसमें क्या कसूर है? मैंने इस 1 महीने में कौन-सी ऐसी गलती की जिसकी वजह से मैं ये खमियाज़ा भुगत रहा हूँ, आप भुगत रहे हैं और मेरे जैसे 22 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये सिर्फ़ मैं, मुनीर साहब और फ़खर यूसुफ़ज़ई जो है वो भुगत रहे हैं, पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। चीखें सर लोगों की निकली हुई है। पेट्रोल ₹5 कम किया, ₹6 जो है यूनिट बढ़ा दिया और कहते हैं कि ये अब पुराना 2022 जुलाई से हम काउंट करना शुरू करेंगे। सर ये हुँ। कौन-सा तरीका है? मुझे तो समझ नहीं आती कि जो बिजली मैंने 2022 में इस्तेमाल कर ली, 2023 में वो कहते हैं नहीं-नहीं यार हमें तसल्ली नहीं हुई। हम तो मज़ीद आपको जो है वो आई एम सॉरी टू से लेकिन आपको डंडा दे के रखेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है और ये सारे नाकाबिले कबूल हैं। अभी तो लोग ग्रिड स्टेशन के अंदर घुसे हैं। लोग इनके और पुराने लोगों के मेरा तो ख़्याल है कि अब शायद वो वक़्त दूर नहीं है जब लोग बनी गाला के अंदर भी घुस जाएँगे और ज़मान पार्क के अंदर भी घुस जाएँगे और पार्लियामेंट के अंदर भी घुस जाएँगे और ये मॉडल टाउन के अंदर भी घुस जाएँगे। ये कोई कसर बाकी रह तो नहीं गई हुई है कि जो इस वक़्त अनारकी की सूरत-ए-हाल पाकिस्तान के अंदर है,
ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट से बहुत गलतियां हुई हैं जी, और उनका जिन जिन लोगों ने जनरल जहीर है या जनरल फलां है या जनरल फैज है या जनरल बाग, कितने जनरलों के आप नाम लेते हैं, जी, फिर कहते हैं कि हम कोई जनरलों के ऊपर आप तनकीद नहीं कर सकते और जजों के ऊपर आप तनकीद नहीं कर बिल्कुल, सकते, तो कोई कानून तो फला। हम क्यों तनकीद नहीं कर सकते जब आप गलत फैसले करते हैं? तो बिल्कुल। मेरा तो ये ख्याल है फखर कि जिन लोगों ने गलत फैसले किए और उसकी वजह से पाकिस्तान को माशी और सियासी और समाजी बदहाली का सामना करना पड़ा, जी, उनको तारीख तो खैर माफ नहीं करेगी, लोग उनको हमेशा से गालियां देते रहेंगे, लेकिन क्या उससे कोई फायदा तो नहीं होने वाला। लेकिन जी, उनको एटलीस्ट उनके पास जो बिलियंस पड़े हुए हैं वो ला के तो कौमी खजाने के अंदर डाले जाएं। कोई ऐसा तरीका तो होना चाहिए। परवेज मुशर्रफ मर जाता है तो उसकी मैयत वापस आ जाती है, लेकिन वो कितने सबसे ज्यादा बिलियंस कहते हैं कि उसके जमाने में खुर्द बुर्द किए, और कुछ फिगर भी है 100 3 कितने अरब बिलियन डॉलर का तो जो है उनके पास थे मरते दम तक, 3 अरब डॉलर। मरते दम तक। तो जी, अगर उसकी मैयत आती है तो उसके साथ वो डॉलर्स तो वापस आने चाहिए। बिल्कुल। एस्टैब्लिशमेंट को क्या बुरा है कि अगर वो जो मुआखजा जनरल मुशर्रफ का हो रहा था उसको होने देते। यस, अगर अगर जर्नैल भाइयों को बचाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट अपने जर्नैलों को बचाती रहेगी, अदालतें अपने जजों को जजेस बचाती को। रहेंगी, और सहाफ़ी अपने बिल्कुल, मीडिया मालकान को और मीडिया आउटलेट्स को और मीडिया हाउसेस को बचाते रहेंगे, और सियासतदान अपने लोगों को बचाते रहेंगे। तो भाई फिर अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस कहां चलेगा और कैसे चलेगा? और पाकिस्तान की बुनियादें जो खोखली हो चुकी हैं, और इसमें से उस दिन सिराजुल हक साहब ने यस, एक बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने बिल्कुल, 18 नाम गिनाए हैं यस सर, बिल्कुल। कि इन 18 बंदों को, क्या स्टेट, इतनी बड़ी स्टेट 18 बंदों का जो पैसा लूटा हुआ है वो वापस नहीं ला सकती? क्या कोई एक जर्नैल जो है वो खालिद बिन वलीद नहीं बन सकता? क्या कोई एक ऐसा सिपाही सालार नहीं बन सकता जो पूरी कौम के जो वसाइल हैं उनको लूटने वालों के खिलाफ वो कौम को मुतहिद करे और वो खड़ा हो जाए और वो सिस्टम, वो सारी चीजें और वो सारे पैसे वापस लेकर आए? क्या कोई ऐसा मर्द मुजाहिद पाकिस्तान के अंदर नहीं निकल सकता जो सामने आए और पूरा जो हमारा जो सिस्टम खराब हो चुका है गवर्नेंस का, वो उसके ठीक करे और उसके अंदर जो खराबियां हैं उसको दूर कर सके? किसी को तो फखर चलना पड़ेगा ना। बिल्कुल, या तो कोई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऐसा आ जाए जो खालिद वलीद बन जाए, या कोई और ऐसा बंदा आ जाए जो पूरे के पूरे मुआशरे को रिफॉर्म कर दे। किसी को तो आना पड़ेगा ना। अगर एक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस यहाँ के पिसे हुए लोगों को एक अलग वतन दे सकते हैं, हालांकि इसके ऊपर भी दो राय पाई जाती हैं कि बिल्कुल। पूरे का पूरा सब कॉन्टिनेंट जो है उसको क्यों हासिल करने की कोशिश नहीं की गई। वो हमारी ही मिरास था, उस पे हमारा ही पहले भी समझ लें कि वो तसल्लुत था, या गवर्नेंस सिस्टम पूरा सर, मुसलमानों के पास था, पूरे सब कॉन्टिनेंट के पास। एक और चीज़। देखिए फखर, सिर्फ एक जुमला। जी, जी। तो अब क्या माओ ने ऐसे मर्दे आहन जो हैं या मर्दे मुजाहिद जो हैं, हुँ। जो कौम का दर्द रखने वाले लोग पैदा करना छोड़ दिए? सर, एक चीज़, अगर मैं ये कह देता हूँ कि जी हम अलग हो गए, हमसे बांग्लादेश अलग हो गया। हिंदुस्तान भी इस वक़्त 5वीं बड़ी इस वक़्त इकोनॉमी है, $600 अरब डॉलर उनके पास पड़े हुए हैं और किसी के जाके जो है जिसे कहते हैं कि वो घुटनों पे नहीं आप जाके पड़े होते, ना बांग्लादेश पड़ा होता है। सर, इसका मतलब है हम नाअहल थे, हम नाअहल हैं और शायद हम नाअहल रहेंगे। इसमें किसी का भी कोई कसूर नहीं है, ये सारे ब्लंडर्स हमारे हैं, हमने किए, हम ही इसको भुगत रहे हैं और मेरा ख्याल हमें ही भुगतना है इसको। इसके लिए कोई नहीं है कि अगर शायद वो हमारे साथ अभी वो कर रहे होते वो होते
तो मैं कहता हूँ कि शायद हम उनका भी बेड़ा गर्क करके रख देते, जो अपने मुल्क का हमने कर दिया, तो उनका क्या बिल्कुल हम सही छोड़ है। दें? सर हम नाअहल हैं, फ़ख़्र मैं बात इस बात को फ़ख़ मानता हूँ एज़ अ फ़ पाकिस्तानी। फ़ख़्र आप खुद को नाअहल ना मानें, जी, आप हुक्मरानों को नाअहल ना मानें। जी, ये इनके लिए कोई ज़्यादा बुरा लफ्ज़ ढूँढें। जी, आप अपने फ़ौजी हुक्मरानों के लिए भी कोई बुरा लफ्ज़ ढूँढें। जी, ये सारे के सारे जिन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की, सारे के सारे बदकुमाश थे। या आप अलिफ से लेके ये तक आ जाएँ कि कौन से किस हुक्मरान ने कायदे-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बनाए हुए असूलों को आगे वो लेकर चले हैं। जो डिसिप्लिन उन्होंने तय किया था पाकिस्तान के लिए, हुँ, उनमें से कौन-सा हुक्मरान जो है, वो इसको लेके आगे चला है, चाहे वो फौजी है, चाहे वो सियासी सिविलियन हुक्मरान हो। है। कोई सी एक का आप मुझे नाम बता दें जिसने बदकुमाशियाँ ना की हों। बेशक, अब आप देखें, कहते हैं कि जी ये फौजियों के ऊपर, जनरलों के ऊपर मैं फिर वही लेकिन हमें ये बात तो करना पड़ेगी ना। अब गलत ठीक करेंगे लेकिन कोई कुछ कहेगा नहीं हमें। हाँ, लेकिन मसला ये है कि क्या अयूब दौर में जो तरक्की हुई, उसके अलावा क्या बदमाशियाँ वहाँ पे नहीं हुई? बिल्कुल, वहाँ अब तो ख़ैर इतने हुक्मरान हमारे ऊपर से गुज़र गए हैं कि अब किस-किस का हम ज़िक्र करेंगे, लेकिन एक ही जुमला है कि कायद-ए-आज़म और लियाकत अली खान के बाद हमें कोई उस डिसिप्लिन को, जो नेशन स्टेट का डिसिप्लिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने जो डेवलप किया था, उसको लेके कोई नहीं चला। राइट। लेकिन सर एक आखिर में एक चीज़ वो ये कि हमने मुल्क तो बना लिया लेकिन हमने शायद चलाना नहीं सीखा, या फिर हम इसको, मैं ये बल्कि ये कहूँगा, बहुत सारे दोस्त मुझे कहते कि आपका मुल्क गरीब नहीं है। मैं ये खुद कहता हूँ कि मेरा मुल्क गरीब नहीं है। मुझे बना दिया गया, इस लेवल पे पहुँचा दिया गया कि मैं पूरी दुनिया में जाके माँगता रहूँ और लोगों के हाथों ज़लील होता रहूँ। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि जी मेरे लंदन में जी इतने अरबों डॉलर के जो है ना मेरी प्रॉपर्टीज़ है, दुबई में है, अमेरिका में है, सबके। ये जो बड़े-बड़े जो उन्होंने नाम लिए सर कल सिराजुल हक साहब ने, उन्होंने बिल्कुल सही, उन्होंने कहा यार इस पे मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाहती, ये 220 लोगों की लिस्ट है, जिसके पास 5,000 अरब से ज़्यादा पड़ा हुआ है, और ये वो हुँ। है सर जो डिक्लेयर्ड है। जो डिक्लेयर्ड नहीं है वो इसके डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। लेकिन सर आखिर में इमरान खान साहब अभी आजकल फिर चीखो-पुकार कर रहे हैं कि मुझसे आर्मी चीफ मुझे दुश्मन समझते हैं इसलिए मुझसे मिलना नहीं चाहते। सर क्यों हम पॉलिटिकल लोग क्यों नहीं बैठते? एक जनरल साहब का क्या काम है? मैं कहता हूँ जनरल आसिम मुनीर हो, बाजवा हो, अच्छे हैं, बुरे हैं। हमारा उससे काम इसलिए नहीं है कि उनका एक अलग काम है, एक अलग ड्यूटी है। हम उनसे उनको क्यों खींचते हैं कि नहीं जी तुम आओ और पार्लियामेंट में हमारे फैसले करते रहो। क्या हम खुद नहीं बैठ सकते? देखिए बुनियादी बात ये है कि जो सियासतदान है, वो सियासतदानों के साथ बैठे हुए हैं और हुँ, जो सियासतदान नहीं है, जी, उनको जिन्होंने सियासतदान बनाया था, वो जी, उन्हीं की तरफ देख रहा है ज़बरदस्त। और पहले भी वो सियासतदान नहीं था और आज भी वो सियासतदान नहीं है। पहले भी जर्नैलों ने उसको परवान चढ़ाया था। आज भी वो चाहता है कि लेकिन अब जनरल बाजवा ने अगर इसको अपने से अलग किया, तो कौन-कौन सी बदकुमाशियाँ इसने नहीं की होंगी जिसकी वजह से जनरल बाजवा ने इसको अलग किया। वो कह रहे हैं उनका कोर्ट मार्शल कर लिया जाए, ये बाकायदा आज उन्होंने ये बात की है। मैं तो हाँ, पता नहीं वो कानून देखिए इनपे शायद लागू भी नहीं होता, वो जो कानून बना है मेरे ख्याल वो हम लोगों के लिए है सिर्फ़। हाँ, वो बात तो सही है। देखें बुनियादी अगर आप वो ये कहते हैं कि उनका मुआख़ज़ा किया जाए या उनका कोर्ट मार्शल किया जाए, तो सबसे पहले तो जो इनकी ज़ौजा मोहतरमा पीदी साहिबा जी, थी, गोगी जी, और फलाँ और कितने गोगियाँ और गोगे जिनके थे, तो क्या इनका अपना नहीं होना चाहिए कि जो पैसे आपको बरतानिया की अदालत ने इकट्ठे करके दिए, वो भी आपने वापस उसी को जिससे निकाले गए थे उसको वापस मलिक कर रियाज़ साहब को वापस हो गए सर। हाँ, वापस हो गए और उसके बदले में आपने क्या कुछ नहीं किया और क्या रिंग रोड का मामला जो है क्या उसके अंदर इनके गुमाश्ते या सब साथी उसके बिल्कुल, अंदर शामिल नहीं थे और जो हाउसिंग सोसाइटी से एकदम इतना बहुत सारा उनको जो बूम आया हाउसिंग सोसाइटीज़ बिल्कुल, का
उसमें से किसने कितने-कितने और क्या-क्या सूरत-ए-हाल और बेशक, क्या उनकी सारी तो अगर आप कच्चा-चिट्ठा खोलना शुरू करेंगे, तो जनरल बाजवा साहब के तो शायद अगर कोई 2-4 गुना होंगे, तो इनके तो 40 गुना निकल आएँगे। बेशक। सबसे बिल्कुल ठीक पहले और देखें, सबसे पहले तो इमरान खान अगर चाहते हैं कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल हो, पहले तो खुद को कोर्ट मार्शल के लिए और एहतसाब के लिए जी, पेश करें। आप तो खुद बिल्कुल। दूसरों को कहते हो जेलें भरें, वो दूसरे जेलें भरें और आप अपनी ज़मानत करा के और जैसे ही ज़मानत मनसूख होती है, तो आप वो गिदड़ की तरह जो है वो दुम दबा के भाग भाग जाते हैं। जाते आप बिल्कुल, देखें या तो आप नवाज़ शरीफ के ऊपर तनकीद करते हैं ना, तो बिल्कुल। मैं भी उनके ऊपर बहुत तनकीद करता रहा हूँ बिल्कुल और अभी ठीक भी है, करता बिल्कुल हूँ। सही है। लेकिन उस बंदे के अंदर इतना दमख़म तो था ना कि वो एयरपोर्ट से उतर के जेल में चला जाता था। बिल्कुल, देखें बिल्कुल। इतना आसिफ तो अली ज़रदारी साहब 11 साल रहे जेल में सर। आसिफ अली ज़रदारी साहब रहे और कितने लोग रहे। बिल्कुल। तो या तो फिर मर्द बने ना, हाँ, तो फिर वो आए मैदान के अंदर सबसे पहले अपने आप को और अपने साथियों को फराग होगी क्यों अब तक मुल्क से बाहर है और अपने जितने भी स्कैंडल्स हैं उनके ऊपर करप्शन के स्कैंडल्स कोई कम है बिल्कुल और ठीक कह है। रहे हैं कि तारीखी करप्शन मोहतरम जनाब करप्शन के खिलाफ नारा लगाने वाले के दौर के अंदर हुई है बेशक, और बिल्कुल वो जो सही। 26,000 अरब का कर्जा लिया गया वो बिल्कुल, बता दें कि हमने फलां ये इंडिकेटर्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप देख सकते हैं कि 26,000 अरब जो है वो पाकिस्तान के अंदर लगा बेशक, बिल्कुल ठीक देखे है, ना बिल्कुल। और जितने जो माफियाज के हेड्स थे वो सबसे ज्यादा इनके अपने दौरे हुकूमत के अंदर कैसे परवान चढ़े बेशक, उनका भी बिल्कुल जरा उसमें कुछ कोई शक नहीं है। देखें फखर मैं तब ये कहूंगा कि फखर के खिलाफ कोई हुँ, इकदामात किए जाएं और इसका बिल्कुल, एहतसाब किया जाए या फलां जब मैं खुद बिल्कुल मेरे हाथ साफ होंगे और मैं अपना बिल्कुल, एहतसाब एक एग्ज़ैक्टली, शफाफ तरीके से कराने के बाद बिल्कुल ठीक। मैं खुद को मैं कहूँ कि हाँ मैं सुरखरू हो गया हूँ और मेरे ऊपर कुछ इल्जामात नहीं हैं और ये बिल्कुल, सारा टेक्निकली साबित हो गया है कि मैं बेगुनाह हूँ तो तब बेशक। फखर मैं आपके ऊपर इल्जाम लगाऊंगा बिल्कुल ठीक कहा सर आपने और मसला ये है कि हम दूसरे को तो कहते हैं, दूसरे के लिए हम बहुत अच्छे जज और अपने लिए बहुत अच्छे वकील रहते हैं। ये हमारे पॉलिटिक्स के लोग हों, हमारे ब्यूरोक्रेसी के हो, एस्टेब्लिशमेंट के हो या इवन हमारे जो मीडिया के लोग, जो जर्नलिस्ट हैं, उनके समेत हम सारे यही करते हैं। इसीलिए हम इस लेवल पे आज पहुँचे हैं कि आईएमएफ कहता है, "यार अभी बैठ जाओ।" वो जिसे कहते हैं कि डुगडुगी का खेल बनाया हुआ है, जिसको कहते हैं डुगडुगी के ऊपर वो बंदर युवा को जिस तरीके से नचाया जाता है, उससे ज़्यादा हमें नचाया जा रहा है, लेकिन फिर भी उनकी तसल्ली नहीं होती और मेरे ख़्याल में ये वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, शायद हम इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। लेकिन इसकी तकलीफ़, इसकी परेशानी आम पाकिस्तानी को भुगतनी है। इन एलीट्स को और इन बड़े-बड़े लोगों को कुछ भी नहीं होना। ना कुछ पहले हुआ था, ना अब होगा और ना आइंदा होना है। सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने शो जॉइन किया एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।